नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अमर यादव है और आज हम राजनीति शास्त्र का पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ 6 अंतर्राष्ट्रीय समस्या। इसके पिछले पाठ में बच्चों हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रभुत्व संपन्न राज्य और जो विदेश नीति, उसके बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था का हमने अध्ययन किया और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संयुक्त राष्ट्र के देशों का भी हमने अध्ययन किया। इसके पहले वाले पाठ में भारत तथा अन्य देश, इसके पहले का जो पाठ था उसमें हमने जो भी बताया उसका हमने अध्ययन किया। अब आगे हम इस अध्याय के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो केवल एक ही देश की नहीं होती, उस समस्या का परिणाम अन्य देशों में भी पड़ता है। ऐसी समस्याएं वैश्विक स्तर पर होती हैं। अगर वर्तमान समय हम देखें बच्चों, तो आज का जो समय है, पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के अंतर्गत आता है। इस तरह से पूरे विश्व को त्रस्त करने वाली जो समस्या होती है, इसका असर पूरे विश्व पड़ता है, एक ही देश में नहीं पड़ता। जब पूरे विश्व में उस समस्या का असर पड़ता है तो उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समस्या। अब अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा प्रयत्न किया जाता है। सभी राष्ट्र एकत्र होकर उसका प्रयत्न करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्या एक देश की ना होकर पूरे विश्व की होती है, इसलिए इस समस्या का जो निराकरण किया जाता है वह सभी देश मिलकर करते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय समस्या के अंतर्गत जो मानवाधिकार है, पर्यावरण और आतंकवाद, इनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। इसी पाठ के अंतर्गत शरणार्थियों अर्थात रिफ्यूजी की समस्याओं का अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले रही है
इस पर भी हम विचार करें। अर्थात मानवाधिकार, पर्यावरण और आतंकवाद ये मुख्य समस्याएं हैं जो इस पाठ के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। पहले आता है मानवाधिकार कि मानवाधिकार की अवधारणा कब से हुई, कैसे इसकी जरूरत पड़ी। क्या है मानवाधिकार, क्या होता है मानवाधिकार? जैसा कभी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, ह्यूमन राइट। तो मानवाधिकार की अवधारणा का उदय कैसे हुआ? तो प्राकृतिक अधिकारों की जो अवधारणा इसमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा की बात हम कर रहे हैं, उसका अर्थ हुआ कि प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य है कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर जो अधिकार प्राप्त होते हैं। ये मानवाधिकार क्या है कि मनुष्य जब से जन्म लेता है तब से उसे कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। ये होता है प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा, जो मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, प्राकृतिक अधिकार का अर्थ क्या हुआ कि जो अधिकार मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं। अब मनुष्य समाज का एक घटक होता है। मूल रूप से मनुष्य सामाजिक प्राणी और वह समाज के महत्वपूर्ण घटक होता है। और इस समाज में उसे जीने और अन्य कार्यों के लिए उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। अभी बच्चों, अगर हम भारत को छोड़कर विगत अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका तथा फ्रांस की राज्य क्रांति, या जब उनकी राज्य क्रांति हुई उस समय वहां पर समता, बंधुत्व, न्याय जैसे मानवाधिकारों का समर्थन किया गया। अर्थात वहां पर समता, बंधुत्व और न्याय ऐसे मानवाधिकारों का संवर्धन किया गया। अब इन अधिकारों की आपूर्ति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह होता है बच्चों कि वहां पे लोकतंत्र होना चाहिए, देश लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतंत्र का तात्पर्य, लोकतंत्र का क्या है आप सभी जानते हैं, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जहां पे सभी समान रूप से समता, बंधुत्व जैसे विचारों को यदि देश में रखना है, उसे लेकर चलना है, तो वहां पे लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। इससे मानवाधिकार पर बल मिलता है। हम मानवाधिकार
के बारे में पढ़ रहे हैं। इस तरह से जो सामाजिक बंधुत्व और समता होती है उस पे बल तभी मिलेगा जब वहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी और ऐसे विचारों पर बल मिलता है। इसी तरह से अमेरिका था फ्रांस जब राजक्रांति हुई, स्वतंत्रता समता बंधुत्व जैसे मानवाधिकारों का समर्थन किया गया। इसे याद रखोगे, यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इस तरह से जो मानवाधिकार है उसके अंतर्गत जो सामाजिक समानता नागरिक कुंडली है वहां पे लोकतंत्र का होना बहुत ही आवश्यक हो गया। अब अगर हम यूरोप की बात करें और अन्य राष्ट्रों की बात करें तो वहां पे भी लोकतांत्रिक शासन जो प्रणाली है वह संविधान को स्वीकार किया गया है। जैसे भारत भी लोकतांत्रिक देश है, ये सभी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सबके अधिकार सीमित है, सबको अधिकार बराबर का अधिकार सबको मिला हुआ है। अब मानवाधिकार के अंतर्गत जो भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर नागरिकों का जो अधिकार है उसकी रक्षा करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती है। जैसे भारत देश, यहाँ लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के माध्यम से नागरिकों के जो अधिकार हैं की रक्षा करना उस देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह से बच्चों मानवाधिकार का उदय हुआ और धारणा बनी कि किस तरह से मानवाधिकार बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए। तो इन विचारों के आने के बाद वह नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की दृष्टि से, या जैसे हम लोग चर्चा किए कि जो प्राकृतिक अधिकार है कि मनुष्य को जन्म से उसको वो अधिकार मिलने चाहिए, इसलिए मानवाधिकार का उदय हुआ, मानवाधिकार की अवधारणा का उदय। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम मानवाधिकार के बारे में हमने इस टॉपिक पर पढ़े। अगला है अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय। अभी हमने मानवाधिकार को समझा, अब अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार का अवधारणा का उदय किस तरह। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाने पर, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के हो जाने पर मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र तैयार किया गया। पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व, केवल एक देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए वैश्विक घोषणा पत्र तैयार किया गया कि पूरे विश्व में जो मानवाधिकार बना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाने के बाद
वह घोषणा पत्र पूरे विश्व के लिए तैयार किया गया। उसके बाद बच्चों, जब 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में यह घोषणा पत्र बहुमत से पारित किया गया। इसे याद रखना कि जो मानवाधिकार के लिए वैश्विक घोषणा पत्र तैयार किया गया वह 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र सभा की आम सभा में यह घोषणा पत्र बहुमत से पारित किया गया, मतलब उससे मुहर लगा दिया गया, आम सभा पे मान्य किया गया मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र जो तैयार किया गया था 10 दिसंबर 1948। याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद वर्ष 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता, इन दो समझौतों को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में मान्यता दी गई। बच्चों, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार का उदय कैसे हुआ इसको पढ़ रहे हैं। हमने अभी देखा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, उसके बाद वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के लिए जो मानवाधिकार का घोषणा पत्र तैयार किया गया उसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में पारित कर दिया गया। उसके बाद 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय समझौते, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता, इनको संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में मान्यता दी गई। अब इन दो समझौतों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में भाग है और इन समझौतों का पालन करना सदस्य राष्ट्रों के लिए अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य राष्ट्र हैं, जो उसमें सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र में, उन सबको पालन करना पड़ेगा। अब मानवाधिकार में जीने का अधिकार क्या है? अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, इन प्रमुख अधिकारों का समावेश होता है। ये अधिकार मौलिक होते हैं। कहने का अर्थ क्या है? अनाज, वस्त्र, आवास और शिक्षा और स्वास्थ्य, यह प्रमुख अधिकार हैं। यह अधिकार मौलिक होते हैं। ये अधिकार सभी को प्राप्त हो, यह देखना राज्य का दायित्व होता है। शीत युद्ध के काल में मानवाधिकार का प्रश्न अनेक बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रस्तुत किया गया है। अफ्रीका का वर्ग देश मानवाधिकार विरोधी है, इसलिए वर्ण देशी शासनों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। आप देखो यहाँ पर बच्चों, एक मुख्य बात है कि शीत युद्ध जब हुआ तो शीत युद्ध काल में मानवाधिकार का जो प्रश्न था वह अनेक बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पे अफ्रीका में जो वर्ण द्वेष था, आप इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि ये वर्ण द्वेष क्या है, काले और गोरे का। जो अफ्रीका में जो वर्ण द्वेष था, काला और गोरे का। अब अफ्रीका का जो वर्ण द्वेष है वह मानवाधिकार का विरोधी है। इसलिए जो वर्ण द्वेषी शासन थे, संयुक्त राष्ट्र ने ऐसे लोगों को बहिष्कार करने का निर्णय लिया। मतलब ऐसे देश जो हैं वह उसमें सम्मिलित नहीं रहेंगे, क्योंकि मानवाधिकार इसमें आम जनता
अर्थात समाज के हर वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, कोई भी द्वेष की भावना इसमें नहीं होना चाहिए। अब अफ्रीका में वर्ण भेद था, इसलिए वहां के लोगों को इसमें नहीं रखा गया। आधुनिक काल में वंशवाद और सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण मानवाधिकारों का हनन हो रहा। आज आधुनिक समय में वंशवाद, सीमावाद की जो समस्या है, जिसे देश लड़ रहा है, ऐसे समय में यह बड़ी समस्या का रूप धारण कर रही है। अब इसके साथ साथ ही अनेक वैश्विक प्रश्न जैसे संक्रामक रोग और उसके बाद पर्यावरण का खतरा, प्राकृतिक आपदा के कारण मानवाधिकारों की अवधारणा भी व्यापक हो गई। मतलब इसका रूप जो है वह व्यापक हो गया। अब पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास का भी समावेश मानवाधिकारों में किया जाता है। अर्थात जो पर्यावरण का संरक्षण है, पर्यावरण को बचाना है, इसका शाश्वत विकास का भी समावेश जो है वह इसमें सम्मिलित किया गया है। उसके बाद कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जानना जरूरी है। अब मानवाधिकार के घोषणा पत्र में कुल 30 धाराएं होती हैं, ये आप लोग जान लीजिए। इस घोषणा पत्र में नागरिक स्वतंत्रता संबंधी धाराएं, उचित का रोजगार का अधिकार, समान काम करने के समान वेतन, आर्थिक अधिकारों का प्रावधान भी है। सभी राष्ट्र अपने नागरिकों को मानवाधिकार दे, यह अपेक्षा की जाती है। मानवाधिकार के घोषणा पत्र की तरह ही बालकों के अधिकारों का भी घोषणा पत्र है, जो 20 नवंबर 1959 को पारित किया गया। तो बच्चों, हम लोग अंतरराष्ट्रीय समस्या पढ़ रहे हैं, जिसमें मानवाधिकार का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार की अवधारणा और व्यवहार का कैसे उदय, उसका अध्ययन किया। अब मानवाधिकार और भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों का स्थान दिया गया है। संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ ही कमजोर वर्ग जैसे महिला, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर वर्ष 1993 में मानवाधिकार सुरक्षा कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापित किए गए। मानवाधिकार का हनन होने पर उससे संबंधित शिकायत पर ध्यान देना तथा उस संबंध में उचित कार्रवाई करना मानवाधिकार आयोग का दायित्व होता है। अब देखो, यह जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो वर्गीकरण मतलब कुछ समस्याओं का है, जैसे अभी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ कुछ समस्याएं दी गई हैं, उनका राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय 2 गुटों में वर्गीकरण कीजिए। तो इस चार्ट के माध्यम से हम देख रहे हैं कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण। अब इसमें सार्वजनिक अस्वच्छता, आतंकवाद, मानवाधिकार का हनन, अर्थव्यवस्था का निजीकरण, गरीबी, निरक्षरता, सार्वजनिक परिवहन जाम, आयोजन की परत पतली होना, आंतरिक मतभेद। तो कहने का क्या है कि यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 गुटों का वर्गीकरण हुआ है।
अब वर्तमान समय में, और अगर हम पीछे भी देखें, जो सामाजिक हमारा जो ढांचा था, वहां पे सभी को समान रूप से अधिकार जब पहले नहीं था, तो वह व्यवस्था जो है बदलनी पड़ी, वही आगे चलकर मानवाधिकार का रूप धारण कर लिया। उसके बाद यदि किसी प्रकार से कोई शिकायत हो तो मानवाधिकार आयोग जो का दायित्व होता है कि उसमें कार्रवाई करें। अगला आता है पर्यावरण। पर्यावरण वर्तमान काल में मानवाधिकार की अवधारणा अधिक व्यापक हो गई है तथा ऐसा माना जाता है कि सुरक्षित पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार, जो हमारी सुरक्षिता है, वह एक बहुत बड़ा पार्ट है मानवाधिकार। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1970 में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आवश्यकता प्रस्तुत की गई। उसके बाद बढ़ता औद्योगिकरण और ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारण पर्यावरण के खतरा निर्माण हो रहा है। ऐसा पर्यावरण विशेषज्ञों का मत था। बच्चों, पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन करना यह बहुत ही वैश्विक स्तर पर मुख्य बात है। अब यहाँ पे पर्यावरण विशेषज्ञों का मत था कि 22 अप्रैल 1970 को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया। तो 22 अप्रैल 1970 को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल 1970 को खेतों में बड़ी मात्रा में उपयोग में लाई जाने वाली रासायनिक खादें और कीटनाशक औषधियां, वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रदूषण, परमाणु ऊर्जा भट्टियों में होने वाला किरणोत्सर्ग, तेल रिसाव अथवा रासायनिक गैसों का रिसाव आदि के कारण पर्यावरण असुरक्षित बनता है और विभिन्न समस्याएं निर्माण होती हैं। इन अनुभूति से पर्यावरण सुरक्षा का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने लगा। अभी जो पर्यावरण है उसका आभास कैसे होता है? जैसे तेल का रिसाव हुआ, रासायनिक तेल, ध्वनि प्रदूषण हो गया, परमाणु ऊर्जा की जो भट्टियां हैं, इनसे क्या होता है? पर्यावरण का ह्रास होता है। तो इसकी चर्चा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई। वर्ष 1990 में जो बाद वैश्वीकरण की बाढ़ आने पर 1990 के बाद बहुत बड़ा वैश्वीकरण आया और उस कारण पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए राष्ट्रों की को आपसी सहयोग की व्यवस्था निर्माण हुई। वातावरण प्रदूषित होने अथवा तेल या गैस का रिसाव होने के कारण पर्यावरण के लिए निर्माण होने वाला खतरा एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहता, उसके परिणाम भी दीर्घकालीन होते हैं। अतः इन समस्याओं को निवारण हेतु उपाय योजना करने के लिए राष्ट्रों को एकत्रित होकर सहमति और सहयोग से कार्य करना आवश्यक जान पड़ता है। वनस्पति और प्राणियों की प्रजातियां नष्ट होना, मृदा की उर्वरा शक्ति कम होना, पानी की किल्लत, वर्षा की मात्रा कम अधिक होना, तापमान बढ़ना, नदियां तालाब सूखना, नदियों और समुद्र का प्रदूषण, नए रोगों की निर्मित, एसिड वर्षा, ओजोन की परत का क्षीण होना, ये सब पर्यावरण का ह्रास के दुष्परिणाम है। इनमें से कुछ परिणाम विशिष्ट राष्ट्र तक सीमित होते हुए भी दीर्घकालीन परिणामों के कारण उन प्रश्नों को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो कुछ प्रश्न मूल रूप से वैश्विक स्वरूप के होते हैं। और पर्यावरण की सुरक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक
की ओर जाना चाहिए, जिसका चित्र आप लोग देख रहे हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्यावरण की सुरक्षा कैसे हो और पर्यावरण कैसे बढ़े, यह पूरे वैश्विक स्तर पर इसका होना बहुत जरूरी है। आगे हम देखेंगे स्टॉकहोम के पेरिस परिषद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी तात्कालीन और दीर्घकालीन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तथा उन पर उपाय खोजने के लिए स्टॉकहोम ने 5 से 16 जून 1972 की कालावधि में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण संबंधी परिषद आयोजित की गई। इस परिषद में प्रदूषण को मात देने हेतु सहयोग करना सभी राष्ट्रों की जिम्मेदारी है, इस पर बल दिया गया। मतलब स्टॉकहोम से पेरिस परिषद और इस पर चर्चा, या इस परिषद के द्वारा चर्चा या इस पे विचार किया गया वह पर्यावरण को किस तरह बचाया जाए। दूसरा है विकसित देश अधिक मात्रा में पर्यावरण ह्रास के लिए जिम्मेदार है और इस ह्रास को रोकने की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। ऐसी भूमिका विकासशील राष्ट्रों ने ली। आज भी विकासशील राष्ट्र यही भूमिका प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है इस परिषद में पर्यावरण के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाएं उपस्थित थी। यह इस परिषद की ओर एक विशेषता है। चौथा है इस परिषद में वैश्विक सामाजिक संपत्ति की रक्षा का मुद्दा प्रस्तुत किया गया। इन साधनों के संरक्षण का दायित्व सभी राष्ट्रों पर है, इस पर सभी एकमत हो गए। इस परिषद के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम निर्माण किए। छठा है इस परिषद के बाद अनेक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी समझौते हुए, पर्यावरण संरक्षण संबंधी नियम तैयार हुए, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी आंदोलन बड़ी मात्रा में शुरू हो गए। पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय परिषद में निर्णय प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों का सहभाग बढ़ गया। इसका अगला चरण अर्थात वर्ष 1992 में हुए रियो में हुई पर्यावरण परिषद, इस परिषद के स्थायी विकास की अवधारणा पर बल दिया गया। जैविक विविधता, हरित गृह वायु के कारण वातावरण में होने वाला परिवर्तन, जंगल की रक्षा आदि विषयों पर विभिन्न समझौते किए गए। अर्थात स्टॉकहोम से पेरिस परिषद में जो समझौता हुआ, जो बातें रखी गई पर्यावरण को बचाने के लिए, वह हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है वर्ष 1977 में 97 में पेटा में आयोजित परिषद में विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए। यह मापदंड 15 वर्षों तक जारी रहा। उसके बाद नवंबर 2015 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन विषय पर परिषद आयोजित की गई। इस परिषद में सभी राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए तथा तापमान वृद्धि रोकने के लिए आपसी सहयोग के साथ प्रयत्नशील तथा विकासशील देशों को उसके लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए विकसित राष्ट्र सहायता करे, ऐसा आह्वान किया गया। ये था पर्यावरण और पर्यावरण की सुरक्षा वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, उसके बारे में अभी हमने पढ़ा। अगला टॉपिक है आतंकवाद। आतंकवाद क्या? अब आज के परिवेश को अगर हम देखें तो आतंकवाद आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। विश्व के अनेक राष्ट्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और विश्व का कोई भी राष्ट्र और अपने बल पर आतंकवाद का सामना करने में असमर्थ है। कि आज के वर्तमान समय में बच्चों आए दिन देखते होंगे कि आतंकवादी घटनाएं घटित होती रहती हैं, समाचार के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से हम देखते हैं। तो वैश्विक स्तर पर वर्तमान समय में यह बहुत बड़ी समस्या पूरे
देश के सामने है। और इससे विश्व का कोई भी राष्ट्र जो है वो हुआ नहीं है। इसलिए आतंकवाद यह एक वैश्विक समस्या मानी जाती है, विश्व स्तर की समस्या जो है वह मानी जाती है। अब आतंकवाद से तात्पर्य क्या है? अब राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए सर्व सामान्य और निरपराध नागरिक व्यवस्था के विरुद्ध हिंसा का उपयोग करना अथवा वैसे धमकी देना और उसके अनुसार समाज में डर और आतंक फैलाना, यह आतंकवाद कहलाता है। यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि क्या है जो आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद संगठित और नियोजित पद्धति से की गई एक हिंसा है। यहाँ पर रिमार्क करोगे बच्चों, हम लोग आतंकवाद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आतंकवाद यह संगठित और नियोजित पद्धति से की गई हिंसा है। आतंकवाद का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर दूरगामी परिणाम हुआ है। विगत 2 दशकों से विविध राष्ट्रों में आतंकवादी संघर्ष तीव्र गति से बढ़ता गया है। उसके बाद आतंकवादी संघर्ष पारंपरिक युद्ध की अपेक्षा अलग होता है। यह एक पारंपरिक युद्ध नहीं है, यह दहशतवाद है। दहशत फैलाना इसे कहते हैं। पारंपरिक युद्ध 2 या अधिक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों के बीच का संघर्ष होता है। ऐसे युद्ध में प्रमुख रूप से राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा का महत्व होता है। जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं राष्ट्र की, उसकी सुरक्षा, अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा भौगोलिक सीमाओं से संबंधित होती है। तो आतंकवादी समूह विश्व के किसी भी कोने में कहीं भी गतिविधियां करवा सकता है। आतंकवादी हमले का उद्देश्य भौगोलिक सीमाओं को हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि देश की राष्ट्रसत्ता को चुनौती देना अथवा सरकार के अस्तित्व को नकारना होता है। अर्थात बढ़ते आतंकवाद से देश की वायु सुरक्षा के साथ ही आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा निर्माण होता है। यह सबसे बड़ी समस्या है वैश्विक स्तर पर, आतंकवाद। अब आतंकवाद की रोकथाम करने के लिए राष्ट्रों की सुरक्षा प्रणाली में आपसी सहयोग से काम करना आवश्यक हो गया। तो कहने का क्या, ये आतंकवाद की समस्या है पूरे विश्व के स्तर की। इनका उद्देश्य क्या है? केवल आतंक फैलाना, दहशतवाद, या कोई आपसी राष्ट्र की समस्या नहीं है। यह सबसे बड़ी समस्या वैश्विक स्तर पर है। उसके साथ ही बच्चों एक बहुत ही अलग टॉपिक इसमें दिया गया है, शरणार्थियों की समस्या, रिफ्यूजी, शरणार्थी। अगला टॉपिक शरणार्थियों की समस्या। जिन व्यक्तियों को अनिच्छा से अथवा जबरदस्ती उनकी मातृभूमि छोड़नी पड़ती है, वह होता है रिफ्यूजी होता है। ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। मतलब व्यवस्था पूर्ण अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़े, वह जो है उसे शरणार्थी कहा जाता है। जबरदस्ती अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ती है तथा सहारा पाने के लिए अथवा सुरक्षा की दृष्टि से अन्य राष्ट्र में जाने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। विशिष्ट वंश धर्म के लोगों के साथ अत्याचार होना अथवा उन्हें निकाल देना, युद्ध या आपदा के कारण अपने देश का त्याग करने पर बाध्य होना आदि के कारण लोग शरणार्थी होते हैं। ऐसे परिस्थिति में अपना देश छोड़कर दूसरे राष्ट्र में आश्रय मांगने की नौबत आती है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना और वहां पर रहना, वह शरणार्थी कहलाता है। अब दूसरे विश्व युद्ध में, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो पूर्व जर्मनी में जो ज्यू लोगों के साथ अत्याचार हुआ, जिन लोगों के साथ, उनकी नागरिकता और संपत्ति छीन गई। इस कारण
जो जीव लोग थे वो शरणार्थी हो गए और 1971 में पूर्व पाकिस्तान की जनता के साथ राजनीतिक और धार्मिक अत्याचार के कारण वहां के लोग शरणार्थी हो गए और भारत में आश्रय लिया उन्होंने। उसके बाद विगत कुछ वर्षों में इराक और सीरिया में युद्ध जन परिस्थितियों के कारण वहां से बड़ी मात्रा में लोग शरणार्थी होकर बाहर निकल रहे हैं। शरणार्थियों के ऐसे अनेक उदाहरण आपके सामने दिखाई देंगे। किसी भी राष्ट्र के लोगों को जब शरणार्थी होने अर्थात अपना देश छोड़ने की नौबत आती है तब उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और महत्वपूर्ण समस्या होती है कि अपना देश छोड़कर कहां जाएं और क्या वह राष्ट्र स्वीकार करेगा। ऐसे कई प्रश्न उनके सामने आते हैं। उसके साथ साथ उनके जो परिवार के लोग हैं वह किस रूप में सुरक्षित रहेंगे। इसका जबरदस्त परिणाम क्या होता है, शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। उसके बाद शरणार्थियों के लिए कठिन रास्ता और छिपते छिपाते जाना, प्राकृतिक समस्याओं को झेलना, धूप वर्षा, मतलब कहने कर क्या है कि उनके पास घर नहीं है, वो शरणार्थी हैं, प्लस खाने के लिए, बीमारी के लिए, आज चीजों की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसलिए कई शरणार्थियों की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद अगर सुरक्षित स्थान पे पहुंच भी गए तो उनकी समस्याएं जो बढ़ जाती हैं, जैसे काम की तलाश करना, रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए कमाना। और उसके बाद दूसरे राष्ट्र, अगर एक शरणार्थी दूसरे राष्ट्र में जाकर शरण लेता है तो वहां की जो संस्कृति होती है, जो भाषा होती है, उससे भिन्न होती है। तो ये जो है उनके रोजमर्रा दाम्पत्य जीवन में अड़चने आती हैं। उसके बाद जिन राष्ट्र में शरणार्थी आश्रय लेते हैं वहां का समाज में स्वीकार करेगा, ऐसा ही नहीं कहा जा सकता है, तो उन्हें वो समाज में स्वीकार न करे। इसके विपरीत भी शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाने के कारण राष्ट्र पर अधिक बोझ बढ़ता है और जीवन आवश्यक वस्तुओं की किल्लत का निर्माण होता है, अपराध की मात्रा बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, शांति व्यवस्था की समस्या निर्माण होती है। ऐसे अनेक अनेक समस्याओं का निर्माण होता है और इस कारण शरणार्थियों को आश्रय देने हेतु, उनका पुनर्वसन करने हेतु अनेक राष्ट्र तैयार नहीं। उसके बाद शरणार्थियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1991 में कुछ प्रावधान किए गए। उसके अनुसार शरणार्थियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके मूल देश में वापस नहीं भेजा जा सकेगा, ऐसे प्रावधान किया गया। उसी प्रकार उनके प्रश्न को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्च आयुक्त कार्यालय भी स्थापित किया गया। मानवाधिकारों का संरक्षण, उनका संवर्धन सभी राष्ट्र द्वारा किए जाने पर अन्याय, शोषण तथा हिंसाचार कम होंगे। सभी लोगों को सुरक्षा के साथ अपना विकास करना संभव हो पाएगा। पर्यावरण की रक्षा कर आतंकवाद का उन्मूलन करने पर मानवाधिकार अधिक प्रभावशाली ढंग से अमल में लाया जा सके। इस तरह से विश्व के किसी भी जनसमूह में शरणार्थी नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए प्रयत्न होने पर मानवीय असुरक्षा दूर होगी। सभी राष्ट्रों को एकत्रित आना, आपसी सहयोग बढ़ाना, ठोस नीति अथवा तथा प्रत्यक्ष बदलाव लाना, यह प्रयत्न करने चाहिए। तो इस तरह से शरणार्थियों की जो समस्याएं हैं और उसके बाद उन समस्याओं का निराधारण करने के लिए क्या क्या किया जाए और उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ये सारी समस्याओं को देखते हुए वर्ष 1991 में उनके लिए प्रावधान बनाया गया। तो इस तरह से शरणार्थियों की समस्या और 1991 के प्रावधान उन समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया। यहाँ पे पाठ समाप्त होता है बच्चों। अब इस पाठ से संबंधित कुछ अगर पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई बच्चा? सर मेरी आवाज जा रही है? सर? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अब मैं बच्चों से प्रश्न कर रहा हूँ सर। हाँ, बच्चों को। ओके ओके। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? हैंड रेस करो बच्चों, किसी को अगर कुछ पूछना हो तो। नहीं सर, किसी के रेस हैंड नहीं है। अगर कोई
भी छात्र है कुछ पूछना चाहता है इस पाठ से संबंधित, क्योंकि पाठ पूरा पाठ नहीं। हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मैं आशा करता हूँ यह पाठ जो है आप लोग समझ गए होंगे। किताब पढ़िए, किताब को दोहराइए, और अधिक से अधिक किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, और हमारे यादव का सबको नमस्कार और थैंक यू। हो गया सर।